Hello everyone, welcome to my YouTube channel MV's Code Guide। हम सीख रहे हैं ऑपरेटर्स इन पाइथन। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि ऑपरेटर्स होते क्या हैं, उनके क्या यूजेस होते हैं पाइथन के अंदर और क्या क्या टाइप्स होते हैं ऑपरेटर्स के पाइथन के अंदर। साथ ही साथ हमने सीखा था कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं और उनके क्या यूजेस होते हैं। तो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे ब्लॉग का भी लिंक है, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। So, in continuity to the concept of operators in Python, let us discuss relational operators, जिसे हम comparison operator भी बोलते हैं, और सीखते हैं कि relational operators कौन कौन से होते हैं। So, let's get started. रिलेशनल ऑपरेटर जैसा कि हम नाम से ही समझ पा रहे हैं, कुछ ना कुछ रिलेशन डिफाइन करने के लिए यूज होते हैं। एक ऑपरेंड का दूसरे ऑपरेंड के साथ क्या रिलेशन है वो समझने के लिए, या वो ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए जिससे हमें एक ऑपरेंड का दूसरे ऑपरेंड से रिलेशन समझ में आए, उसके लिए हम रिलेशनल ऑपरेटर्स को यूज करते हैं। इन्हें हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी बोलते हैं, और वो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि हम एक ऑपरेंड को दूसरे ऑपरेंड से कंपेयर कर पाते हैं। तो पहला रिलेशनल ऑपरेटर जो हम सीखेंगे वो है ग्रेटर दैन। ये एक सिंबल होता है ग्रेटर देन का, जो आपने मैथ्स में भी बहुत बार यूज किया होगा। इसे हम ग्रेटर देन सिंबल बोलते हैं। और अगर फर्स्ट ऑपरेंड ग्रेटर होता है सेकंड ऑपरेंड से तो हमें आउटपुट में ट्रू मिलता है। तो हो गया ये एक कंपैरिजन फर्स्ट ऑपरेंड का सेकंड ऑपरेंड से, जिसमें अगर फर्स्ट ऑपरेंड ग्रेटर हुआ सेकंड ऑपरेंड से तो रिजल्ट में हमें ट्रू मिलता है। उसी तरीके से हमारे पास होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू। इसमें ग्रेटर देन के साथ साथ इक्वालिटी भी चेक होती है। अगर फर्स्ट ऑपरेंड ग्रेटर या इक्वल हुआ सेकंड ऑपरेंड के तो आउटपुट ट्रू आ जाता है। इसी तरीके से लेस देन होता है। अगर फर्स्ट ऑपरेंड जो है वो लेस देन हुआ सेकंड ऑपरेंड तो रिजल्ट में ट्रू मिलेगा। और लेस देन इक्वल टू में होता है कि अगर फर्स्ट ऑपरेंड लेस देन और इक्वल टू सेकेंड ऑपरेंड हुआ तो आउटपुट आएगा ट्रू। ये बहुत ही इजी से ऑपरेटर्स हैं, बट बहुत यूजफुल होते हैं, बहुत जगह यूज होते हैं ये ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स हमेशा यूज होते हैं फॉर कंपेयरिंग द वैल्यूज ऑफ टू ऑपरेंड्स। दे आर गोइंग टू रिटर्न boolean ट्रू और false accordingly. So let us see example of these operators and check how to use these operators in Python program. ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए मुझे दो ऑपरेंड्स लेने पड़ेंगे। तो फर्स्ट ऑपरेंड का नाम रख देती हूँ मैं ए, जिसमें मैं वैल्यू स्टोर कर देती हूँ 10, और दूसरा ऑपरेंड मैं ले लेती हूँ बी, जिसमें मैं वैल्यू स्टोर कर देती हूँ 2। अब मुझे अगर ऑपरेशन परफॉर्म करना है, यानी कंपैरिजन ऑपरेशन परफॉर्म करना है, सपोज मैं यूज करूंगी ग्रेटर देन ऑपरेशन। तो ग्रेटर देन के लिए मुझे क्या लिखना होता है, ए ग्रेटर देन बी। तो इस तरीके से हम लिखेंगे और आउटपुट मिल जाएगा ट्रू, बिकॉज ए इज एक्चुअली ग्रेटर देन बी। ऑल्सो अगर मैं ए की वैल्यू 2 कर देती हूँ तब ए ग्रेटर देन बी चेक करूंगी तो फॉल्स आएगा, बिकॉज ए इज एग्जैक्टली इक्वल टू बी राइट नाउ। ए की वैल्यू भी 2 है और बी की वैल्यू तो ऑलरेडी ही 2 है। तो अगर मैं इसमें ग्रेटर देन चेक करूंगी तो फॉल्स आएगा, बट फॉर दैट हम यूज कर सकते हैं ए ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, देन इट विल आउटपुट एज ट्रू बिकॉज ए इज इक्वल टू बी राइट नाउ। इसी तरीके से हम लेस देन भी चेक कर सकते हैं। अगर मैं ए में वैल्यू डाल देती हूँ 2 और बी में वैल्यू है 10 तो ए लेस देन बी आएगा ट्रू। ए लेस देन और इक्वल टू बी जो है वो भी ट्रू आएगा। लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल टू चेक करता है अगर तो एक ऑपरेंड छोटा है बी से तो भी ट्रू आएगा, और अगर एक ऑपरेंड बी के इक्वल है, यानी फर्स्ट ऑपरेंड सेकंड ऑपरेंड के इक्वल है, तो भी ट्रू आएगा। दोनों केसेस में ऑप्शन ट्रू ही आएगा। द ओनली केस व्हेन इट विल कम फॉल्स इज जब ए जो है वो बड़ा होगा बी से। लाइक अगर मैं ए में 50 रख देती हूँ, अब मैं चेक करती हूँ a लेस देन इक्वल टू b, देन इट विल कम फॉल्स बिकॉज a इज एक्चुअली ग्रेटर देन b।
ये बात हो गई नंबर्स को कंपेयर करने की। यहाँ पे हम सिर्फ इंटीजर वैल्यूज ले रहे हैं, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंपैरिजन इंटीजर वैल्यूज का ही हो सकता है। इंटीजर वैल्यूज को छोड़ के बाकी जो आपने वैल्यूज पढ़ी हैं जैसे फ्लोटिंग वैल्यूज या इवन कैरेक्टर वैल्यूज, उनको भी कंपेयर करने के लिए हम कंपैरिजन ऑपरेटर यानी कि रिलेशनल ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। इंटीजर वैल्यूज में कौन सी वैल्यू बड़ी है कौन सी छोटी है वो देखना तो आसान है, बट अगर आपको याद हो जब हमने स्ट्रिंग डेटा टाइप कवर किया था वहां पे भी हमने सीखा था कि स्ट्रिंग्स में भी कंपैरिजन पॉसिबल है। तो अगर मैं ए में एक स्ट्रिंग डाल देती हूँ एप्पल और एक स्ट्रिंग ले लेती हूँ बी जिसमें मैं डाल देती हूँ बैट, तो इनका कंपैरिजन करने का बेसिस क्या होता है? बेसिस होता है एस्काई वैल्यूज। एस्काई वैल्यूज के बेसिस पे कंपैरिजन होता है जब हम कैरेक्टर्स की बात करते हैं। अगर अब मैं चेक करती हूँ a ग्रेटर देन b, देन इट विल कम फॉल्स बिकॉज एस्काई वैल्यू ऑफ a इज लेस देन एस्काई वैल्यू ऑफ b। ठीक है, तो ASCII वैल्यूज हम कैसे चेक कर सकते हैं? ASCII वैल्यू चेक करने के लिए मुझे लिखना होता है CHR ऑफ A, तो मुझे मिल जाएगी, सॉरी, ASCII वैल्यू चेक करने के लिए मुझे लिखना होता है ORD, और ऑर्डिनल वैल्यू मैं चेक कर सकती हूँ A की, ऑर्डिनल वैल्यू है 97। CHR में हम डालते हैं, एक्चुअली में CHR में हम डालते हैं ASCII वैल्यू जो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग कैरेक्टर हमें दे देता है। तो ऑर्डिनल से हम ASCII वैल्यू जान सकते हैं। सो ASCII वैल्यू ऑफ A इज 97 एंड ASCII वैल्यू ऑफ B इज 98। सो दिस इज द रीजन यहाँ पे फॉल्स आ रहा है बिकॉज A की ASCII वैल्यू छोटी है B से। यहाँ पे जो कंपैरिजन होता है, जब हमने स्ट्रिंग डेटा टाइप सीखा था तब भी देखा था कि कंपैरिजन में सबसे पहले पहला अल्फाबेट दूसरे अल्फाबेट के साथ कंपेयर होता है, यानी फर्स्ट ऑपरेंड का जो फर्स्ट अल्फाबेट है वो कंपेयर होता है सेकंड ऑपरेंड के फर्स्ट अल्फाबेट से। तो उस कंपैरिजन का जो रिजल्ट होता है वही कंसीडर किया जाता है और बाकी की स्ट्रिंग कंपेयर नहीं की जाती है। बाकी की स्ट्रिंग कंपेयर तब की जाती है जब फर्स्ट लेटर दोनों ही ऑपरेंड्स का सेम हो। यानी अगर मैं a इज इक्वल टू एप्पल ले लेती हूँ और a इज इक्वल टू एप्पल और b इज इक्वल टू एंट ले लेती हूँ, उस केस में जो कंपैरिजन होगा वो किसके बेसिस पे होगा? a और a तो सेम है बट p और n के बीच में फिर कंपेयर किया जाएगा। अगर फर्स्ट अल्फाबेट ऑपरेंड a का और फर्स्ट अल्फाबेट ऑपरेंड b का सेम है तो कंपैरिजन नेक्स्ट अल्फाबेट से किया जाता है। नेक्स्ट अल्फाबेट में p जो है वो बड़ा है n से, क्योंकि p की ASCII वैल्यू जो है वो ज्यादा होती है किससे? n से, इसीलिए जो आपको रिजल्ट मिल रहा है वो ट्रू मिल रहा है। ऑर्डिनल वैल्यू ऑफ n चेक कर देते हैं। ऑर्डिनल वैल्यू ऑफ n जो है 110 है और ऑर्डिनल वैल्यू ऑफ p जो है वो 112 है, इसीलिए ये रिजल्ट जो है वो ट्रू आ रहा है। यानी अगर कंपेयर करने की बात करें तो सिर्फ इंटीजर वैल्यूज को ही आप कंपेयर नहीं कर सकते, आप स्ट्रिंग वैल्यूज को भी कंपेयर कर सकते हैं, आप फ्लोटिंग वैल्यूज को भी कंपेयर कर सकते हैं। सपोज 10.5 इज ग्रेटर देन 2.5, then it will give true. It can surely compare floating values, it can surely compare integer values and string values as well. इसी तरीके से हम लिस्ट्स को भी कंपेयर कर सकते हैं। अगर हमारे पास लिस्ट है 40, 50 और हम ग्रेटर देन चेक कर रहे हैं सपोज 10, 20, 30, 40, 50, तो यहाँ पे मैं 10 लिख देती हूँ। तो लिस्ट में भी कंपैरिजन, जब हमने लिस्ट की वीडियो बनाई थी, लिस्ट डेटा टाइप के बारे में सीखा था, तब भी हमने बताया था कि लिस्ट में भी कंपैरिजन पॉसिबल है और लिस्ट में कंपैरिजन जो है उसके अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं। यहाँ पे आपके पास दो एलिमेंट्स है लिस्ट के अंदर और यहाँ पे आपके पास 5 एलिमेंट्स है लिस्ट के अंदर। स्टिल आप अगर रिजल्ट देखेंगे तो रिजल्ट ट्रू आ रहा है क्योंकि लिस्ट में कंपैरिजन नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बेसिस पे नहीं होता है। यहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट है वो कंपेयर होगा सेकंड ऑपरेंड के फर्स्ट एलिमेंट के साथ। तो 40 इज ग्रेटर देन 10, इसीलिए राइट अवे रिजल्ट आ गया ट्रू और बाकी के एलिमेंट्स को कंपेयर नहीं किया जाता है। तो इस तरीके से आप हर एक तरीके की वैल्यूज को कंपेयर कर सकते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर्स कैन बी ग्रेटर देन, इक्वल टू,
लेस देन इक्वल टू, आप इसमें से कुछ भी यूज कर सकते हैं। ओके, बस आपको ध्यान ये रखना है कि कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए दो ऑपरेंड्स के बीच में। कंपैटिबिलिटी से मेरा मतलब ये है कि अगर आप किन्हीं दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं तो वो कंपेरेबल होने ज़रूरी हैं। जैसे अगर आप एक इंटीजर वैल्यू को एक स्ट्रिंग वैल्यू के साथ कंपेयर करेंगे तो एरर आएगा ही, बिकॉज अगर एक इंटीजर वैल्यू है उसे आप स्ट्रिंग वैल्यू के साथ कैसे कंपेयर कर सकते हैं? या तो दोनों स्ट्रिंग हो या तो दोनों इंटीजर हो, या अगर देखें 10.5 को अगर मैं 10 से कंपेयर कर रही हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिकॉज दे आर कंपेरेबल। ये चीजें कंपेरेबल है रियल लाइफ में भी, अगर आप सोचो तो ये आपको दिख भी रहा होगा कि ये कंपेरेबल है। बट स्ट्रिंग और इंटीजर कहाँ से कंपेरेबल है? ये कंपेरेबल नहीं है, इसीलिए टाइप एरर आपको शो होगा। तो सिर्फ आप कंपेरेबल चीजों को ही कंपेयर कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं ओनली द कंपेरेबल वैल्यूज कैन बी यूज्ड एज ऑपरेंड्स व्हेन you are comparing or you are using comparison operator. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज चेनिंग ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर्स। चेनिंग का मतलब होता है ढेर सारे रिलेशनल ऑपरेटर्स एक साथ यूज किए। अभी तक हमने जो भी एग्जांपल सीखी उसमें सिर्फ हमने दो ऑपरेंड्स यूज किए हैं और एक ऑपरेटर उनके बीच में रखा है टू परफॉर्म द ऑपरेशन। बट हम चाहें तो हम चेनिंग भी कर सकते हैं, यानी ढेर सारे ऑपरेंड्स के बीच में ऑपरेटर्स यूज करके उनकी चेनिंग कर सकते हैं। In that case, if all comparisons returns true, then only the result is true. If at least one comparison returns false, then the result is false. I'll show you an example for this. तो चेनिंग से मेरा मतलब है कि ढेर सारे ऑपरेंड्स और ढेर सारे ऑपरेटर्स। तो सपोज मेरे पास 10 और आई विल स्टार्ट फ्रॉम 70, 70 greater than 60, greater than 50, greater than 40, greater than 30, greater than 20 and greater than 10। तो ये मैंने कितनी सारी चीजें मैंने एक ही लाइन में लिख दी हैं। यहाँ पे मेरे पास ढेर सारे ऑपरेंड्स हैं, ये जितनी भी इंटीजर वैल्यूज हैं ये सारे ऑपरेंड्स हैं और इनके बीच में मैं ऑपरेटर्स यूज कर रही हूँ। तो इसको बोलते हैं चेनिंग ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर। तो इसका रिजल्ट ट्रू आ रहा है, क्योंकि अगर आप सारे के सारे कंपैरिजन देखें तो ऑल द कंपैरिजंस आर गोइंग टू रिजल्ट अ ट्रू वैल्यू, यानी ये सारे के सारे जो हैं वो ट्रू हैं। 70 is definitely greater than 60, 60 is definitely greater than 50, 50 is definitely greater than 40 and so on। बट इसमें से अगर चेन ब्रेक करने के लिए मैं कोई एक को भी चेंज कर दूं, यहाँ पे सपोज मैं लिख देती हूँ 5, बाकी सब सेम है, बाकी मैंने कुछ चेंज नहीं किया है। यहाँ पे चेन ब्रेक करने के लिए अगर मैं एक को भी चेंज करती हूँ देन ऑब्वियसली द आउटपुट विल बी फॉल्स, यानी पूरी की पूरी चेन में अगर एक भी कंपैरिजन रिजल्ट करता है फॉल्स तो टोटल जो इसका आउटपुट आएगा वो फॉल्स ही आएगा। ट्रू कब आएगा? जब सारे के सारे कंपैरिजंस ट्रू हैं। So this is another concept you need to know about relational operators, that is chaining of relational operators. Next topic is equality operators. This operator can be used for any type, even incompatible types के साथ भी आप इन्हें यूज कर सकते हैं। इक्वालिटी ऑपरेटर्स यूज होते हैं, जैसा कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है, इक्वालिटी चेक करने के लिए। तो पहला ऑपरेटर जो इक्वालिटी ऑपरेटर है वो है इक्वल टू। दो बार इक्वल टू आपको लिखना होता है तो ये बन जाता है इक्वालिटी ऑपरेटर। इफ द वैल्यू ऑफ टू ऑपरेंड्स इज इक्वल देन द कंडीशन बिकम्स ट्रू। और दूसरा ऑपरेटर होता है नॉट इक्वल टू, कुछ इस तरीके से आप इसको लिख पाते हैं। If the value of two operands is not equal to, then the condition becomes true। यानी अगर दोनों ऑपरेंड्स इक्वल हैं तो इक्वालिटी के केस में ट्रू आएगा, अगर दोनों ऑपरेंड्स इक्वल नहीं है तो नॉट इक्वल टू के केस में ट्रू आएगा। सपोज मेरे पास दो वेरिएबल हैं, a इज इक्वल टू 10 एंड b इज इक्वल टू
सपोज 2 ले लेती हूँ मैं। तो अब अगर मैं इन्हें कंपेयर करना चाहती हूँ, a इक्वल टू b, तो ये आ जाएगा फॉल्स, एंड a नॉट इक्वल टू b, ये आ जाएगा ट्रू। अभी मेरे सामने दो वेरिएबल्स है, छोटा सा प्रोग्राम है, मैंने खुद ही वैल्यू इनपुट की है, तो मुझे रिजल्ट भी खुद प्रिडिक्ट करने में बहुत आसानी हो रही है। मुझे पता है कि इक्वल टू तो नहीं है, तो इसलिए फॉल्स आ रहा है, एंड a इज नॉट इक्वल टू b एक्चुअली, तो यहाँ पे ट्रू ही आने वाला है। तो प्रिडिक्शन मेरे लिए तो बहुत सिंपल हो गई। बट रियल टाइम में ऐसा नहीं होता है। रियल टाइम में आपके पास प्रोग्राम बहुत बड़ा होता है। जब आप एक वेरिएबल को यूज कर रहे हैं तब आपको नहीं पता होता है कि उसके अंदर एक्चुअली क्या वैल्यू है। आप उसे चेक करना चाहते हैं, उसकी इक्वालिटी चेक करना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर वैल्यू के साथ, तो इनका यूज बहुत मीनिंगफुल लगता है। या अगर आप यूजर से कुछ वैल्यू लेके एक ऑब्जेक्ट में स्टोर कर रहे हैं या एक वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं, उस टाइम पे आप उसकी इक्वालिटी किसी और वैल्यू के साथ चेक करना चाहते हैं, तो इसका यूज थोड़ा सा मीनिंगफुल लगने लग जाता है। यहाँ मैं सिर्फ सिंपल एक एग्जांपल लेके आपको इनको समझा रही हूँ। आप इनका यूज बहुत तरीके से कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट करना आपका काम है। इक्वालिटी ऑपरेटर्स में हमें टाइप की भी चेकिंग की ज़रूरत नहीं होती है, यानी कि आप किसी भी डेटा टाइप को किसी भी डेटा टाइप के साथ कंपेयर कर सकते हैं। एक स्ट्रिंग टाइप को मैं कंपेयर कर सकती हूँ विद एन इंटीजर। यहाँ पे मैं इक्वल टू लिख रही हूँ और लिख देती हूँ 10, तो ऑब्वियसली फॉल्स आएगा बिकॉज कंटेंट तो सेम नहीं है। बट यहाँ पे एरर नहीं आया है, मतलब एक टाइप को दूसरे टाइप से कंपेयर कर रहे हो फॉर इक्वालिटी, तो ऑब्वियसली रिजल्ट तो फॉल्स आने वाला है, लेकिन एरर नहीं आएगा। यानी यहाँ पे कंपेरेबल इनकंपेरेबल कुछ भी आप कुछ भी कंपेयर कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप 10.5 लेते हो, 10.5 नॉट इक्वल टू 10, तो यहाँ पे आ जाएगा ट्रू बिकॉज 10.5 इज नॉट इक्वल टू 10। तो ये एक चीज है जो इसे कंपैरिजन ऑपरेटर्स से थोड़ा सा अलग बनाती है। बट जैसे कंपैरिजन ऑपरेटर्स में चेनिंग पॉसिबल है, वैसे इक्वालिटी ऑपरेटर्स में भी चेनिंग पॉसिबल है। 10 इक्वल टू 10 इक्वल टू 10 इक्वल टू 10 इक्वल टू 10 चेनिंग कर दी। यहाँ पे ऑब्वियसली ट्रू आने वाला है क्योंकि मैंने यहाँ पे और कुछ यूज ही नहीं किया है, 10 ही यूज किया है। बट अगर इसकी जगह मैं लिख देती हूँ कहीं पे भी एक भी वैल्यू 10 की जगह मैंने 10.5 कर दी, तो फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि सारे कंपैरिजंस को नोटिस किया जाता है। अगर एक भी कंपैरिजन का रिजल्ट फॉल्स है तो टोटलिटी में जो आउटपुट आएगा वो फॉल्स ही आएगा। सो दिस इज चेनिंग ऑफ इक्वालिटी ऑपरेटर्स। So to sum up, I can say both the relational operators, yani comparison or equality operators, both of them are going to compare the operands on some parameters, and both of them are going to return Boolean true or Boolean false. So this is the end of today's video. If you're having fun learning with me, please like my videos and subscribe to my channel MV's Code Guide. Please keep learning and keep supporting. Thank you.